लेट्स स्टार्ट फिजिक्स क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था। मैंने आपको एक घर पे करने के लिए क्वेश्चन दिया था पावर का। और पावर जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। जब फोर्स और वेलोसिटी में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पावर आती है। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में ये तीनों टॉपिक को लेते हुए हम, ये लास्ट फेज है वर्क एनर्जी पावर टॉपिक का। तो पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो मैंने आपको दिया था, उसको आगे अपन सॉल्व करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, एक कोई इंक्लाइन प्लेन इस तरह से था। इस तरह से कोई इंक्लाइन प्लेन लिया हमने। ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और इस तरह से इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका मास कितना दिया था, 2 kg दिया था ना। 2 kg मास दिया था। ये एंगल है कोई 30 डिग्री। ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये एंगल 30 डिग्री है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर किस वेलोसिटी से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो सवाल ये था कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से ले जाने के लिए रिक्वायर्ड पावर क्या होगी। व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड, what power is required for moving 2 kg block upside to an incline of 30 डिग्री। तो 2 kg का ब्लॉक जो है उसे किसी 30 डिग्री के इंक्लाइन पे ऊपर की ओर ले जाना है अगर हमें, तो कितनी पावर की रिक्वायर्ड होगी और कितनी वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एक और चीज, ये स्मूथ है, यहाँ पे ये स्मूथ है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन हमें कंसिडर नहीं करने की आवश्यकता है। कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा, ये सवाल है। अब देखो, अभी तक हमने जो पावर के बारे में अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, जो पावर के बारे में हमने समझा कि पावर है क्या आखिर, फोर्स और वेलोसिटी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आती है हमारे पास में, पावर आती है। अब इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी तो दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, यहाँ पे वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि हमें फोर्स की वैल्यू पता लगानी है। अब देखो, चीजों को ध्यान से समझना। अगर इस ब्लॉक को ऊपर की ओर लेके जाना है तो ऊपर की ओर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। ऊपर की ओर फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 kg पे नीचे की ओर इधर कोई फोर्स लगेगा, है ना। अब 2 kg पे अगर मैं इधर की ओर बात करूं, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, mg साइन थीटा लगता है ना। इधर तो क्या लगेगा, mg साइन 30 डिग्री लगेगा नीचे की और इस साइड में। अब इसके अपोजिट ऊपर की ओर F फोर्स लगेगा, है ना। इस फोर्स के अपोजिट क्या लगेगा, ऊपर की ओर एक F फोर्स लगना चाहिए। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। ब्लॉक इज मूविंग upside with a constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लॉक जो है ऊपर की ओर एक 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज 0, ऐसा हम ले सकते हैं। सो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक मस्ट बी 0। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये F फोर्स तो ऊपर की ओर लगा रहे हैं हम, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg साइन 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर हमेशा कितना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा हमें,
mg sin 30 के बराबर लगाते रहना पड़ेगा ना हमें। ऊपर की ओर भी mg sin 30 डिग्री जब हम लगाते रहेंगे तभी तो क्या होगा, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जाएगा। ये आइडिया समझ में आया, फंडा समझ में आया। ये जो ब्लॉक है ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने के लिए जो ऊपर की ओर f लग रहा है वो नीचे की ओर sin 30 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ऊपर की ओर जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने के लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी m तो कितना है 2 है, g है यहाँ पे 10 और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। तो हमें ऊपर की ओर इसको मूव करते रहने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। आई बात समझ में। तो हमें इसको ऊपर की ओर मूव कराते रहना है तो हमें कितना चाहिए होगा, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। तो 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस ब्लॉक को अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और वेलोसिटी कितना मेंटेन किया है, 10 मीटर पर सेकंड मेंटेन किया है, तो इसका मतलब पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा एफ डॉट वी। और मैं एफ डॉट वी में एफ वी कॉस थीटा अगर करता हूँ, एफ वी कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है और फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्या 0 डिग्री नहीं है? तो इसका मतलब पावर P क्या हो गया, एफ वी ही हो गया। एफ वी कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो पावर क्या हो गया, एफ वी हो गया। या फिर पावर का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ तो कितना है 10 और वी कितना हो गया हमारा, वी हमें दे रखा है प्रश्न में वो भी कितना है 10 है। यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 वॉट आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि इतना पावर हमें यूज करना पड़ेगा अगर हमें 2 kg का ब्लॉक किसी 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की ओर लेके जाना है। अगर 30 डिग्री इंक्लाइन का कोई प्लेन है और उस पे हमें कोई 2 kg का ब्लॉक ऊपर की ओर लेके जाना है तो हमें कितना पावर लगेगा, 100 वाट का पावर लगेगा। आई बात समझ में। जैसे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है, मैं मान लो एक लिफ्ट ले लेता हूँ, लिफ्ट को ऊपर की ओर खींचना है। जैसे ये इस तरह का कोई लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, इस तरह से लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति है और इस वजह से लिफ्ट का जो टोटल मास है, मास लिफ्ट का, ये कोई हो जाता है 500 किलो। ठीक है, लिफ्ट काफ़ी हैवी होती है, भारी होती है, तो ये 500 किलो की है। अब मान लो लिफ्ट को ऊपर की ओर खींचना है, तो लिफ्ट को ऊपर की ओर खींचने के लिए लिफ्ट से एक हमने रस्सी लगाएंगे इस तरह से, और रस्सी लगाए के यहाँ पे मान लो एक घिरनी लगाई, रस्सी लगा के एक घिरनी भी तो लगानी पड़ेगी, है ना। इस घिरनी को, घिरनी से मान लो कोई दूसरी कोई मोटर है, पुली, है ना। और यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास एक मोटर है जो इस पुली से इस लिफ्ट को ऊपर की ओर खींच रही है। ये क्या हो गई, हमारी कोई मोटर हो गई जो इस लिफ्ट को ऊपर की ओर खींच रही है इस तरह से। लिफ्ट की ओर ऊपर की ओर खींचने के लिए यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स टी लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो टी से हुए ऊपर की ओर खींच रही है लिफ्ट, मान लो ऊपर की ओर बढ़ रही है, लिफ्ट का मास 500 किलो है। और सवाल ये है कि भाई अगर लिफ्ट को मान लो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ऊपर की ओर लेके जाना है, 500 केजी टोटल मास की अगर लिफ्ट है, उसे 20 मीटर पर सेकेंड की एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रही, यानी कि नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उस केस में, तो लेके जाना है, तो मोटर का शक्ति कितना होगा, ये जो मोटर लगाएंगे वो कितने वाट की लगाएंगे। तो सवाल क्या है कि हाउ मच वॉट, हाउ मच पावर्ड, पावर ऑफ motor is used for lifting a lift of 500 kg upside with uniform velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोई एक लिफ्ट है, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड का एक ऊपर की ओर देना है,
तो उस केस में, और मास कितना है 500 किलो है, तो उस केस में कितना पावर रिक्वायर्ड होगा मोटर का, ये सवाल है। तो वही सेम बात, इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, पावर निकालना है तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो पावर क्या होता है, पावर होता है एफ होता है, पी होता है एफ डॉट वी। वी फिर दे रखा है हमें कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें फोर्स चाहिए। इस जगह पे फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन नहीं करेगा क्या, फोर्स की जगह कौन ले लेगा इस बार, टेंशन ले लेगा। अब देखो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है, जा रहा है। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा लिफ्ट पे वो जीरो होगा, नेट फोर्स ऑन लिफ्ट, ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब। तो लिफ्ट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो लिफ्ट पे एक्चुअल में फोर्सेस कौन से लग रहे हैं पहले वो तो देख लें। तो लिफ्ट पे नीचे की ओर तो लगेगा mg, इसका जो टोटल mg है वो, और ऊपर की ओर लगेगा टेंशन फोर्स। तो लिस्ट पे नीचे की ओर लगेगा mg, उस mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m तो है 500 इंटू जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 5000 न्यूटन नीचे की ओर लगेगा। और ऊपर की ओर लग रहा है कौन सा, टेंशन फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए जो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है और नीचे की ओर जो ग्रेविटेशन की वजह से 5000 न्यूटन लग रहा है, क्या वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, है ना। तो बराबर हो गया ना, T इज इक्वल टू 5000 न्यूटन बराबर हो गया। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब देखो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में अगर मैं थीटा की बात करूं, जैसे P इज इक्वल टू लिखूंगा मैं, F की जगह ले लिया मैंने TV, तो ये हो जाएगा TV cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की जगह किसने ले ली, टेंशन ने ले ली, तो TV cos थीटा हो गया। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, क्योंकि टेंशन भी ऊपर की ओर है, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका टेंशन वेक्टर है, इस तरह से ले सकते हो। तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, यानी कि पावर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इंटू वी ही हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू टी इंटू वी हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू टी की वैल्यू निकाल ली हमने 5000 न्यूटन इंटू वी। वी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से पावर का फाइनल वैल्यू जो आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 और 1 4, यानी कि 1 2 3 4, ये आ जाएगा 5000 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख हो गया। यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, अब देखो 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, किलो लिख सकता हूँ, तो 100 किलो वाट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 10⁻³ जो होता है उसको किलो लिखा जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 किलो वाट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 kW, ये आंसर आ जाएगा। तो हमें 100 किलो वाट का पावर चाहिए होगा मोटर का, बहुत हाई पावर की मोटर यहाँ पे चाहिए होगी अगर हमें 500 किलो की लिफ्ट को उठाना है। तो सर ये एनर्जी कितना कंज्यूम करेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। आपके घर में जो हीटर होता है, हीटर होता है 1000 वाट 2000 वाट का, अब ये देखो कितना, 100,000 1 लाख वाट का मोटर लग रहा है। तो 1 लाख वाट की मोटर बहुत हैवी होती है, बहुत पावर कंज्यूम तो करती है। बिजली का बिल भी बहुत तगड़ा आएगा। आप खुद समझो कि 2000 वाट का हीटर जो होता है वो जलता है तो कितना ज़्यादा बिल आता है ना। तो ये 1 लाख वाट की अगर मोटर चलेगी तो कितना ज़्यादा बिल आएगा। तो बिल भी बहुत आता है, एनर्जी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है इनमें। और हम कोशिश यही करते हैं कि लिफ्ट जो है उसका वेट कम से कम हो, है ना, 500 किलो की ना हो के 100 किलो की हो जाए। हम इस तरह से इसको कम्पैक्ट बनाते हैं, एकदम लो, जो लो जो तो वेट उसमें वाली बीच में शीट्स से वो होती है, लटक जाती है सर, वो कैसे? वो मशीन में कोई खराबी आ गई है या फिर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि उसमें भी छोटा सा स्मॉल कंप्यूटर तो लगा होता सर है। लोग कहते हैं कि जैसे वेट ज़्यादा होता है तो भी अटक जाती है। वेट ज़्यादा होता है तो लिफ्ट में एक सेंसर लगा होता है, क्योंकि देखो इसमें ये जो रस्सी लगा रखी है ना, इसकी भी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि ये मतलब यहाँ पे तो जैसे 5000 न्यूटन है, पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लो होती 4000 न्यूटन, तो 4000 न्यूटन से ज़्यादा ये फेस नहीं कर सकता। तो इस केस में इसका खुद का मास मान लो 300 किलो होता, तो ये 100 किलो से ज़्यादा वेट झेल नहीं सकता, है ना, 400 किलो ही झेल पाता। तो 400 किलो से ज़्यादा होता ही, थोड़ा सा भी ज़्यादा होती है, इसमें सेंसर लगा होगा, वो सेंसर क्या होता है, पी 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 बोलने लगता है। तो सेंसर बोलने लगेगा तो उसका उसका यही इंडिकेशन है कि भाई वजन जो है खाली करो, ज़्यादा वजन हो गया है ना, तो उसका यही इंडिकेशन है।
उससे अपन फिर वर्जन कम कर देते हैं तो वापस लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगती है ना। बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन 12th क्लास में सीखेंगे। किलोवाट को यूनिट में बदलना होगा, है ना। और यूनिट का खर्चा आपको पता है 7 रुपये 8 रुपये आता है। 10th में था वैसे। हाँ, अब ये 100 किलोवाट है तो ये कितनी देर चला उस पर भी तो डिपेंड करेगा, टाइम। है ना। मान लो 1 घंटा चला है तो इसमें 1 घंटे का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, और जूल से आप 1 यूनिट देखोगे 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट को फिर जूल में डिवाइड करके कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए। सर ऐसे अलग अलग लिफ्ट्स की सर स्पीड भी अलग अलग होती है सर, जैसे बुर्ज खलीफा में जो है सर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है सर लिफ्ट हाँ, की। लिफ्ट अगर स्पीड ज़्यादा करनी है तो हमें और ज़्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पावर जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनली है। अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो पावर और ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, फिर और ज़्यादा हैवी मोटर्स लगानी पड़ेगी, इसमें और ज़्यादा बिजली का बिल आएगा फिर, है ना। तो बुर्ज खलीफा तो बहुत अमीर लोगों की है तो चलता है वहाँ पे। तो ये पावर निकालने के क्वेश्चंस हो गए, सिंपल सिंपल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं। बहुत ही साधारण से क्वेश्चंस होते हैं एफ डॉट वी, लेकिन यहाँ पे एफ डॉट वी में जो ये पावर आती है ये किसके लिए आती है, कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, और इंस्टेंटेनियस पावर आती है ना, तात्क्षणिक शक्ति आती है। नेक्स्ट लेते हैं अगला टॉपिक, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। जैसे हमने सर्कुलर मोशन तो लिया था, लेकिन सर्कुलर मोशन को वर्टिकल प्लेन में भी लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इसमें भी हम वर्क एनर्जी पावर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। मतलब वर्क एनर्जी और पावर वैसे खत्म हो चुका है, तीनों टॉपिक अपन ने कवर अप कर लिए, वर्क भी कवर अप कर लिया, एनर्जी भी कवर कर लिया और पावर भी कवर अप कर लिया है। अब जो इन तीनों टॉपिक का जहां पे यूज किया जा सकता है उन टॉपिक्स को लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। कोई भी वर्टिकल प्लेन हो तो उसमें अगर सर्कुलर मोशन होता है, कैसा है वर्टिकल प्लेन, किस तरह से, मैं इसको समझाता हूं। पहले हेडिंग लिख लेते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। कोई वर्टिकल प्लेन हो गया है, ऊर्ध्वाधर तल में वर्ताकार गति, इसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार गति। तो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में कैसे है, क्या मतलब है इस चीज का, इसको ध्यान से समझेंगे। मान लो ये कोई सर्कल हो गया और इस सर्कल में एक सेंटर पे अपन ढेरिया बांध सकते हैं ऐसे, और ढेरिया बांध के इसके मान लो यहाँ पे कोई पत्थर बांध दिया, यहाँ पे कोई पत्थर बांध दिया इस तरह से, ऐसे यहाँ पे कोई पत्थर बांध दिया और ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर मान लो कोई वेलोसिटी दी जाए, यहाँ पे कोई वेलोसिटी अगर देते हैं हम, तो क्या होगा, ये जो आपका स्फेयर है, ये स्फेयर, ये जो ब्लॉक है, ये इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करता 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 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा और पूरा चक्कर निकाल लेगा, है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो तो हो सकता है यहीं तक ही आए, वेलोसिटी और ज़्यादा हो तो हो सकता है यहाँ तक आए, वेलोसिटी और ज़्यादा हो लेकिन और ज़्यादा हो इतनी भी नहीं है कि चक्कर पूरा निकालना है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आपके हाथ पे आके गिर जाएगा। जैसे आप ढेरिया घुमाते हो वर्टिकल प्लेन में, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, पूरा चक्कर भी पूरा कर सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से पार हो गया, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कम थी तो ये ऐसे आ जाएगा इधर, है ना, इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, है ना। और एक ऐसी वेलोसिटी भी दे सकते हैं अपन कि ये पूरा का पूरा चक्कर लगाता रहे लगाता रहे। तो अपन क्या करेंगे, वर्क एनर्जी पावर के जो प्रिंसिपल्स है, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसका यूज करते हुए हम अलग अलग केसेस लेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि ब्लॉक केवल यहाँ तक ही पहुंचे, है ना, इस पॉइंट तक ही पहुंचे, 90 डिग्री एंगल ही कवर करे। मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि ये पूरा चक्कर निकाल जाए। ऐसी वेलोसिटी क्या हो केवल यहीं तक पहुंचे और यहाँ से वापस ऐसे आके ऑसिलेट करने लगे, है ना, दोलन भी तो करेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसा। तो इस तरह के अलग अलग हम केसेस यहाँ पे लेंगे, तो उनको अपन समझते हैं, उनको अपन लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, कोई ए पॉइंट है ये, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए,
मान लीजिए ये पॉइंट है कोई ए जो यहाँ से शुरू हो रहा है, और मान लीजिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये कोई पॉइंट ले लिया बी, और ये पॉइंट कोई ले लिया सी, ये पॉइंट कोई ले लिया सी। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये बात ध्यान में रखना, नीचे की ओर ग्रेविटेशन लग रहा है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, जी है। नीचे की ओर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डेफिनेटली लग रहा है, उसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस तरह के मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मोशन को हमें दो कैटेगरीज में तोड़ना होगा। फर्स्ट कैटेगरी होगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, और दूसरी कैटेगरी होगी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी। तो हमें दो कैटेगरीज में मोशन को तोड़ना होगा, और यहाँ पे जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी में ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा। तो इस तरह के मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ मोशन इन टू कैटेगरीज, मोशन फ्रॉम ए टू बी एंड मोशन फ्रॉम बी टू सी। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग such type of motion, we classify such motion into two categories। तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, दो भागों में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी जो है वो तो है मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी। पहली कैटेगरी में तो हम क्या लेंगे, ए से बी मोशन जो होगा उसको लेंगे, और जो दूसरी कैटेगरी होगी उसमें लेंगे मोशन फ्रॉम बी टू सी, मोशन फ्रॉम बी टू सी। दूसरी कैटेगरी में हम मोशन लेंगे बी से सी तक जाने वाला मोशन। तो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी, मोशन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले पहली कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, मोशन फ्रॉम ए टू बी। मोशन फ्रॉम ए टू बी। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली बात, मान लो ब्लॉक यहां से रवाना होके यहां पहुंच गया है, तो ब्लॉक को हमने यहाँ से रवाना करके यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, यहाँ तक आया मान लो ब्लॉक, इस केस में आ गया, और ये हो गई रस्सी इसकी, ये इसकी रस्सी हो गई यहाँ से यहाँ तक वाली, ब्लॉक यहाँ तक पहुँच गया है। अब इस ब्लॉक पे जो लगने वाले फोर्सेज होंगे वो कौन कौन से होंगे, नीचे की ओर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, mg लगेगा। मान लो इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है, mg। इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, t लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन t। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक आने में ये एंगल जो कवर किया वो कितना किया, थीटा एंगल कवर अप किया, थीटा एंगल कवर अप किया। तो ये थीटा है, ये mg है। अब और बताओ, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, और कोई फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल तो देखो टी है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। मान लो यहाँ पे जब आता है तो इसकी कोई वेलोसिटी v अगर ले लें हम, मान लो यहाँ पे आता है तो कोई वेलोसिटी v अगर है, तो उस v वेलोसिटी की वजह से मान लो इसका रेडियस है स्मॉल r, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, उस सर्कल की रेडियस अगर r है, m मास है, तो यहाँ पे एक देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, mv² अपॉन r हो जाएगी। जैसे जब भी कोई हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो बाहर की तरफ एक शैडो फोर्स फील होता है जिसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन r। बाहर की तरफ अपन को एक धक्का सा फील होता है, जैसे कभी भी टर्न लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, mv² अपॉन r होती है। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी मैं थीटा ले सकता हूँ ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो mg के मैं कंपोनेंट करता हूँ,
mg का कंपोनेंट अगर करूं तो ये जो कंपोनेंट है mg का और ये कंपोनेंट, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं, इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा ना। थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो तो mg cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो mg sin थीटा हो गया और इस डायरेक्शन क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में बॉल मूव नहीं कर रही है ना, इस डायरेक्शन में बॉल मूव नहीं कर रही, तो बॉल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक या फिर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उस पे नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0 अलोंग दी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मान लो टेंशन उस तरफ है, mg इस तरफ है, mv स्क्वायर अपॉन आर भी इस तरफ है, तो टेंशन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर नहीं हो जाएगी क्या। mg cos थीटा इधर है, mv स्क्वायर अपॉन आर भी इधर है, टेंशन t उधर है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर हो गया। ये बात समझ में आई नहीं है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है। तो अंदर की ओर लगने वाला टेंशन, बाहर की ओर लगने वाला mg cos थीटा और बाहर की ओर लगने वाला mv स्क्वायर अपॉन आर, तो ये तो बाहर की ओर लगने वाले हैं और ये अंदर की ओर है, तो ये t अंदर की ओर, बाहर की ओर जो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वेश्चन काफ़ी जगह देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में टेंशन टी की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो फर्स्ट ए से बी यानी फर्स्ट पार्ट में ही है, तो टी बराबर क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 भी होती है कहीं पे, ऐसी केस में मान लो यहाँ पे हमने इतना ही वेलोसिटी दिया कि यहाँ पे कहीं पे वेलोसिटी 0 भी अगर हो जाए, तो ये वेलोसिटी 0 भी अगर हो जाए तो t बराबर फिर भी क्या रहेगा, mg cos थीटा रहेगा ना, है ना। तो mg cos थीटा तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, a से b वाले पार्ट में टेंशन कभी 0 हो सकता है क्या, टेंशन कभी 0 नहीं होगा ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है, ये नोट क्या कहता है, देखो समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट नोट कहता है कि here velocity can become zero, here velocity can become zero for any case। मान लो कोई एक पर्टिकुलर केस लिया जिसके लिए वेग का मान 0 हो गया, ब्लॉक रुक गया, है ना, पेंडुलम में होता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है फिर वापस आता है, तो कोई ऐसा केस हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन mg cos थीटा कभी भी 0 नहीं होगा। here for any case velocity can become 0, velocity can become 0 due to which mv square upon r will be 0। ठीक है, तो किसी केस ऐसा कोई परिस्थिति आ सकता है जिसमें वेग का मान 0 हो जाए, और वेग का मान 0 होने के कारण mv स्क्वायर अपॉन आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बट mg cos थीटा will never become 0, ये तो 0 कभी नहीं बनेगा ना। एक केस में बन सकता है 0, कौन सा, जब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी यानी कि b पे बन जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्सेप्ट एट b के अलावा, क्योंकि b पॉइंट पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, b पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि π/2 हो जाएगा ना, और cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो b पॉइंट पे क्या हो सकता है, mg cos थीटा 0 हो सकता है। लेकिन मैं a से b के बीच की बात करूं तो cos थीटा कभी 0 नहीं होगा, केवल एक्सट्रीम b पॉइंट पे 0 हो सकता है, लेकिन a से b पॉइंट के बीच में कभी भी 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है
ए से बी के बीच का जो मोशन होगा, ए से बी के बीच का जो मोशन होगा, उस मोशन के लिए टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो सकता है, लेकिन ए से बी के बीच के जो बाकी जितने भी पॉइंट है एक्सेप्ट बी, है ना, टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट इन बिटवीन, इसमें इंपॉर्टेंट नोट हो गया ये पॉइंट। नोट क्या कहता है? इन बिटवीन पॉइंट ए टू बी, इन बिटवीन पॉइंट ए टू बी, टेंशन इन स्ट्रिंग will never be zero, टेंशन string will never be zero, कभी भी जीरो नहीं होगा एक्सेप्ट बी, बी के अलावा ए तथा बी के मध्य किसी भी बिंदु पर तनाव कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, है ना। बी के अलावा ए तथा बी के मध्य किसी भी बिंदु पे तनाव कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो ये हो गया ए से बी के लिए। अब मान लो बी पे ही पहुंचता, अगर मान लो बी का केस लेता हूं कि पॉइंट जो है वो बी पे पहुंच गया है ना, बी पे पहुंच ही गया है, इस पॉइंट पे मान लो आ ही गया है और जस्ट पहुंचा है, तो जस्ट पहुंचने के केस में जो अंदर की ओर टेंशन है बाहर की ओर एम वी स्क्वायर अपन आर के बराबर होगा उस केस में, क्योंकि एम जी कॉस थीटा तो नीचे की ओर हो जाएगा इस केस में। इस केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे की ओर तो हो गया एम जी, इधर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? टेंशन टी हो जाएगा। ठीक है, इधर तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, नीचे की ओर एम जी हो जाएगा, इधर की ओर टेंशन टी हो जाएगा। तो नीचे की ओर एम जी जो है, इधर की ओर टी है, तो ये जो टी है ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जस्ट पहुंचता है, मान लो आया ही है, तो उस केस में वेलोसिटी जीरो हो सकता है ना। उस केस में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मान लो एक केस लेते हैं, केस क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेस टू पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे जस्ट पहुंचता ही है तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पे वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना, है ना। इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन की इक्वेशन लिखूं तो टेंशन की इक्वेशन किसके बराबर होती है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर की बराबर होगी ना, क्योंकि एम जी तो क्या है, देखो ध्यान से देखो, नीचे की ओर है एम जी, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बाहर की ओर है, टी अंदर की ओर है, तो टी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। यहाँ पे वी जीरो है तो टेंशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अगर बी पे पहुंचेगा तो उस केस के लिए बी पॉइंट पे टेंशन जीरो रहेगा। ठीक है, अब इसमें केस आता है कि हमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे ए पर कि वो केवल जस्ट बी पे पहुंचे, तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेस टू पॉइंट बी। तो इसमें एक पॉइंट हो जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए required so that object just reaches to point B। तो A पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो, यहाँ पे हम मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें? मान लो कोई U मिनिमम दिया, यहाँ पे कोई हमने V मिनिमम दिया ताकि ये केवल B पे पहुंचा ही मात्र है बस, है ना। जैसे मैं यहाँ पे वापस एक सर्कुलर मोशन का डायग्राम ले लेता हूँ, ये मान लो इस तरह का केस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई मिनिमम वेलोसिटी देनी है इस ऑब्जेक्ट को कि ये इस बी पॉइंट पे जस्ट पहुंचे ही पहुंचे, बस जस्ट पहुंचने वाला ही केस लेना है हमें। यहाँ पे एक मिनिमम वेलोसिटी दी कि जस्ट ये यहाँ से पहुंचे। ठीक है,
इस तरह से। मान लो यहां से हमने कोई दिया इनिशियल वेलोसिटी u मिनिमम, और यहां पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v भी जीरो हो जाएगी, है ना, जीरो ले लेंगे, जस्ट रीचिंग की कंडीशन होगी। और इस केस में टेंशन t भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली, जीरो ले ली, रेफरेंस पॉइंट है, इसकी रेडियस r है। अब यहाँ पे देखो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, या फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, हाफ m इंटू यू मिनिमम का स्क्वायर हो गई, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली हमने, जीरो ले ली, रेफरेंस पॉइंट है इसलिए, है ना, किसी पॉइंट पे रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले ली। इस पॉइंट पे जब आएगा तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जस्ट रुक गया है। और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो ये जो हाइट का डिफरेंस आया यहां से यहां तक का, अगर मैं इस हाइट का डिफरेंस की बात करूं, ये डिफरेंस कितना है, क्या रेडियस के बराबर नहीं है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो ये h की जगह इस बार क्या आ जाएगा, r आ जाएगा ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, mgr हो जाएगी, mgh होती है, h की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा ना, क्योंकि रेडियस के बराबर हाइट वो क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, mgr आ गया। तो हाफ u मिनिमम स्क्वायर हाफ mu मिनिमम का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, mgr के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो m से तो m कैंसिल हो गया, इससे u मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, u मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, 2gr का रूट में 2gr ट्वाइस ऑफ gr आ जाएगा। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए होगा अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुंचाना है। तो ए पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, रूट 2gr चाहिए, ताकि वो बी पे पहुंचे। तो इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन क्या लेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कितनी हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे पहुंच जाए या फिर यहाँ पे कहीं पे रुक जाए और पूरा चक्कर निकाल ले। तो ये सारे केसेस अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं।